नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 4 जून को आए चुनावी नतीजों ने विपक्ष के हौसले तो बुलंद किए ही हैं, साथ ही साथ बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेतृत्व को लेकर लगातार जो आवाजें उठ रही थी, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता था, उनके भी हौसले अब बुलंद हो गए हैं। अब बीजेपी के अंदर भी लोग खुलकर बोलने लगे हैं। कर्नाटक से बीजेपी के सबसे सीनियर सांसद है जिन्होंने जबरदस्त तरीके से आलोचना की है अपनी ही पार्टी की और अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। अब कुछ महीने पहले तक जिस बीजेपी में बीजेपी के अंदर जो है वो मोदी जी की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, कोई डिसीजन नहीं होता था, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। उसी बीजेपी में बीजेपी के जो सांसद हैं वो कैमरे के सामने मोदी जी को खरी खोटी सुना रहे हैं। और 10 साल में पहली बार बीजेपी के जो सिटिंग एमपी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी ने दलितों के साथ इस सरकार में इंसाफ नहीं किया है और अपने मंत्रिमंडल में अपर कास्ट सांसदों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और दलितों को मोदी जी भूल गए हैं। और इसके अलावा वो और भी कई तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के अंदर जो बगावत की जो सुर हैं वो अब तेज होते जा रहे हैं। अभी तो एक सांसद ने बोला है, आगे और कितने बोलेंगे ये किसी को पता नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आदेश जो है आया है हाईकोर्ट की तरफ से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर उन्होंने आदेश दिया है और शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दे दिया है और कोर्ट ने कहा है कि बैरिकेड हटाकर रास्तों को खोला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शंभू बॉर्डर परिस्थिति शांतिपूर्ण है और किसानों की मांग केंद्र सरकार से, इसीलिए उन्हें दिल्ली जाने की छूट मिलनी चाहिए और बॉर्डर को खोल देना चाहिए। तो ये भी एक तरह से झटका है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि अब बॉर्डर खुल गए हैं और किसान अगर अपनी मांगों को लेकर फिर से बैठ गए बॉर्डर पर तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा सरकार के लिए। और भी तमाम मुद्दे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले सर मैं चर्चा करूंगी, कर्नाटक के मंत्री ने सांसद ने जो कि 7 बार के सांसद है, 1-2 बार के सांसद नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है और ये विजयपुरा से रमेश जिगाजनागी हैं, जो कि 7 बार के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा ना बनने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मंत्री बनना या ना बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरी जनता के लिए मायने रखता है। मैं दलित हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं दलित हूँ। और क्या ये न्याय है? और पूरे दक्षिण भारत में मैं अकेला दलित हूँ जिसने लगातार 7 बार चुनाव जीता है, बीजेपी से चुनाव जीता है और सभी ऊंची जाति के सांसद मंत्री बने हैं। क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया है? इस तरह इसका बयान जो है वो उनकी तरफ से आया है इस समय पर। तो क्या कहेंगे सर? क्योंकि यूपी में भी आपने देखा कि दलित वोट बैंक जो है इस बार मायावती का जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ ना जाकर पीडीए की तरफ गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ गया है। तो इस बयान का और भी ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा और आखिरकार जो बगावत की जो आंधी है एक तरह से अब शुरू हो चुकी है बीजेपी में। जय संविधान, गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो ये चेतना जागृत हो रही है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम लोग बच्चे थे, भारतीय जनता पार्टी को या जनसंघ को उस जमाने की माना जाता था कि ये ब्राह्मण ठाकुर बनियों की पार्टी है। और वास्तविकता में आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए तो इन्होंने ओबीसीज और दलितों के साथ न्याय नहीं किया है। जिस प्रकार से इनकी सारी नीतियां हैं, ये समाज में विभाजन पैदा करने वाली नीतियां हैं। इन्होंने जुमले दिए हैं ओबीसीज को और पीडीए को और दलितों को। वास्तविकता में अगर आप देखेंगे, अगर आप हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे, रिजर्वेशन को वैसे ही खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की आवश्यकता क्या है? बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, 15-20 हजार रुपए में लोग नौकरी करेंगे। हर चीज को और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन था, इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ तुरंत जो है 25%, 20% सारे एयरटेल ने और जियो ने और सबने अपने रेट्स बढ़ा दिए। चलिए, अंबानी जी की शादी है, उनको पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। उसके लिए हम जैसे उपभोक्ताओं से उन्हें पैसे की वसूली करने थी। भैया, वोडाफोन वालों की कौन सी शादी है? एयरटेल वालों की कौन सी शादी है? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन में तो आपने वोट ले लिए, 240 सीटें ले ली और हमारे सिर पे सारा बोझा डाल दिया।
आप अगर देखिए आज के तारीख में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में एक भी बड़ा दलित लीडर दिखा दीजिए आप। अच्छा, जो अपने को ओबीसी कहते हैं वो 20 साल पहले सवर्ण थे और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने खुद ही अपनी सवर्ण जाति को उन्होंने ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया। कल हो सकता है उसको आदिवासी में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद कहें कि मैं आदिवासी हूं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर समरसता की आवश्यकता है, सद्भाव की आवश्यकता है। सवर्ण होने के बावजूद, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सवर्णों ने कोई उनके, लेकिन सभी समाज के साथ, हर समाज के साथ न्याय होना भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था है, अगर किसी भी बहुसंख्यक समाज को यह लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो गलत होगा देश के लिए। अच्छा, इन लोगों ने दिखा दिया, एक काल्पनिक शत्रु पैदा कर दिया 12-14% वाला और उसको 84-86% को उसके सामने भिड़ा दिया। जबकि वास्तविकता यह है जो राहुल गांधी कहते हैं। आप केंद्रीय अधिकारियों में देखिए, इंपॉर्टेंट पोस्ट सारी की सारी जो अनुप्रिया पटेल ने कहा। अच्छा, अभी योगी जी ने लखनऊ के अंदर मीटिंग बुलाई, अनुप्रिया पटेल और उनके पति उसमें शामिल नहीं हुए और यही बात कर्नाटका तक पहुंच गई। क्योंकि कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे आप। अब ये बात अल्टीमेटली इट इज परकोलेटिंग डाउन टू द सोसाइटी कि आप जो है एक पर्टिकुलर समाज के लिए केवल काम करते हैं। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, आप जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सारे देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लीजिए आप, मतलब मैं नाम क्यों लूं, आप सारी पोस्ट देख लीजिए। सारी पोस्टों में आपने किसी को, अगर आपने के सुरेश को बना दिया होता स्पीकर, क्या परेशानी हो जाती। कम से कम एक मैसेज जाता कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलजुल कर काम करना चाहती हैं और सभापति पद के ऊपर बैठ के तो आदमी जो है वो फिर राजनीतिक दल से उसकी संबद्धता खत्म हो जाती है। और के सुरेश 8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अब डिप्टी स्पीकर बनाने की बात आ रही है। अब देश प्रसाद जी को अगर बना देते हैं, लेकिन वहां भी अगर ये करेंगे कि नहीं साहब एनडीए का बनेगा और अपोजिशन का नहीं बनेगा, देखिए ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि अगर आप तह तक जाएंगे, आप किसी फील्ड में देख लीजिए, आप जर्नलिज्म में देख लीजिए, आप किसी फील्ड में देख लीजिए, आप टीचिंग में देख लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप किसी कोर्ट में चले जाइए, आप पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए आप, तो 80-90% वो लोग मिलेंगे जो 10-15% है। तो ये कभी ना कभी तो बात बाकी समाज जो बहुसंख्यक समाज है, जो ओबीसी और पीडी और दलित समाज, उस तक बात पहुंचेगी। तो क्या ये हम लोगों के लिए उचित नहीं है कि हम अपना प्रायश्चित करें और उनको उनका स्थान दे दें, उनको सम्मान दे दें, उनको ऊंची पोस्ट दे दें, उन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दें, जिसके उनके अंदर जो ये भावना खराब सामाजिक संदेश दे सकती है उसको रोका जा सके। तो राष्ट्रहित में यह आवश्यक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं, उच्च वर्ण निम्न वर्ण कुछ नहीं, जो योग्य है उसको आप स्थान दीजिए, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। अब आप सोचिए, नीट परीक्षा में 45 दिन इन्होंने डिले करके नीट परीक्षार्थियों के मन में अवसाद भर दिया है। जबकि सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर, एवरीबॉडी नोज कि पूरा अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, लेकिन 45 दिन कर दिए। अब साहब करेंगे तो उसमें 45 दिन का टाइम देना पड़ेगा, फिर कब होगा, इसलिए इनको एडमिशन दे दिया जाए। इस प्रकार का कुचक्र रच रहे हैं, जिससे जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार में जिनकी जेबों में पैसा चला गया है वो पैसा निकल ना जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक तरह से अगर हम इनके बयान को वोट बैंक के लिहाज से देखें, तो जिस तरह से मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान हुआ बीजेपी को दलित वोटों का, और जहां पर 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी वहां 33 सीटों पर सिमट गई। तो उनके इस बयान से दलितों को और भी ज्यादा संदेश आपको लगता है कि जाएगा कि क्योंकि वो 7 बार के सांसद है, 1-2 बार के तो है नहीं, और बहुत बड़े दलित चेहरा भी है, कर्नाटक में बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके इस बयान का भी असर होगा बीजेपी के खिलाफ। देखिए, असली मुद्दा यह है कि दलित चेहरा हो ना हो, 7 बार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, इसका मतलब यह है उनकी क्षेत्र में पकड़ है। के सुरेश अगर 8 बार जीते हैं, इसका माने उनकी क्षेत्र में पकड़ है। ओम बिरला साहब की क्या पकड़ है, तीसरी बार तो जीते हैं। उनके लिए आपने जिद पकड़ ली, उनको स्पीकर बना दिया, जबकि पूरा अपोजिशन उनके खिलाफ है। बल्कि जब आप बिरला साहब को देखते हैं, जब बाईं तरफ देखते हैं तो बिल्कुल गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, दाईं तरफ देखते हैं तो बड़े हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके दो रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमें तो क्लास टीचर था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाएं तरफ बैठने वालों को मैं गुस्से से देखूं और बाईं तरफ बैठने वालों को प्यार से देखूं।
तो इस प्रकार का अन्याय जो लोग पंच के पद में बैठे हुए हैं, अगर ऐसे लोग करेंगे तो वास्तविकता में ये लोग वो हैं जो कि जिनकी क्षेत्रीय पकड़ है और उनको अब बताइए अध्यक्ष, बीजेपी का अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये हो गया, कांग्रेस के अंदर ये विरोध हो रहा है, फलाना विरोध हो रहा है। अरे भैया, 1 महीना हो गया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहे हो? इसलिए नहीं चुन पा रहे हो कि आरएसएस का कैंडिडेट अलग है और मोदी जी का कैंडिडेट अलग है। अभी आप देखिएगा किस प्रकार से महाराष्ट्र इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए। महाराष्ट्र इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर होंगे, भारतीय जनता पार्टी से और शिवसेना से और एनसीपी अजीत पवार गुट से कितने बड़े बड़े लोग छोड़ के जाएंगे। हरियाणा में भी यह स्थिति होने वाली है। तो मोदी जी तो अपने आनंद में चले गए, रूस जाके वहां पे आनंद ले रहे हैं। उनको मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, उनको लगता है मणिपुर दूर है और रूस जो है पास है। अच्छा, पत्रकारों को भी ले गए गोदी मीडिया वाले, वो भी वहां पे ठंडी हवा खा रहे हैं, हम लोग यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। जी सर। और सर, एक और महत्वपूर्ण खबर आज आई है किसानों को लेकर। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए। तो आपको लगता है कि इससे भी मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई होगी, क्योंकि अब किसानों के आगे कोई समस्या नहीं है, बॉर्डर खुल जाएंगे, वो बॉर्डर पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और इसके बाद मोदी सरकार की क्या हालत हो जाती है प्रदर्शन के दौरान, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, ये निर्णय जो था बहुत दिन से प्रतीक्षित था, हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में हमारे देश के अन्नदाता को अपनी मांग लेकर दिल्ली जाने की अनुमति ना हो और दिल्ली वाले वहां जाके वोट मांगे और वहां पे जाके बड़े बड़े भाषण दें, तो ये माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अरे, अगर किसान जाएंगे, और मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, उनके और ये मैं मांग करूंगा, उन किसानों के साथ मांग करूंगा, शांतिपूर्ण रूप से मांग करूंगा, गांधीवादी तरीके से मांग करूंगा कि उनको एमएसपी की गारंटी दो। अरे, तुम पूंजीपतियों के 14-15 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो मेरे किसानों को क्यों नहीं दे सकते हो? हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, अगर गरीबों को पैसा मिल जाए, किसानों को पैसा मिल जाए और अमीर थोड़े कम अमीर हो जाए। अब वो अंबानी साहब क्या वो हो रही है शादी, पता नहीं कब तक शादी चल रही है, इतने दिन में तो हमारे यहाँ पोता और पड़पोता पैदा हो जाता है। वो पता नहीं ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कौन सा कार्यक्रम कब शुरू हुआ। अच्छा, एक बनियान पहना हुआ एक कलाकार बुला लिया है, कोई 65-66 करोड़ रुपए उसको दिया है, वो अंडरवियर और बनियान पहन के वहां पे डांस कर रहा है। मतलब ये क्या भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नंगा नाच हो रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर लोग परेशान हैं, सीनियर सिटीजन का आपने रेलवे कंसेशन वापस ले लिया, हमारी सारी सुविधाएं हमारी वापस लेनी, बच्चों से रेलवे की सुविधाएं वापस लेनी, मणिपुर का आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हाथरस पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं देते, नीट पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते, और वहां जाके पुतिन साहब जो कि आज के तारीख में विश्व के सबसे बड़े तानाशाह माने जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया के और रूस के राष्ट्रपति सबसे बड़े तानाशाह मानते हैं, उनसे जाके गले मिल रहे हो। खैर, ये अच्छी बात है, गले मिले तो अच्छी बात है, गले मिलने से कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर, आपने रूस की बात की, तो रूस का एक वीडियो जो है कल से पीएम मोदी का बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और यहाँ पर जब भी राहुल गांधी सर विदेश में जाते हैं तो बीजेपी बड़ा बवाल काटती है और कहती है कि हम वहां दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। और मोदी जी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो रूस में है और वो भी देश की बुराई कर रहे हैं 2014 से पहले के देश की, यानी कि तब ऐसा लगता है जैसे भारत था ही नहीं और वो कह रहे हैं कि विकसित नहीं था और पता नहीं क्या क्या चीजें 2014 से पहले को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि ये भी तो खराब है और इसका भी तो विरोध किया जाना चाहिए? अपने देश की बुराई जाकर विदेश में की जानी चाहिए क्या? देखिए, मोदी जी चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं उनके सैद्धांतिक रूप से उनका विरोधी हूं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जिस प्रकार से देश का अपमान रूस ने किया है, देखिए इतना अपमान मैंने तो हमेशा देखा है। जब इंदिरा जी वहां गई थी तो उनको लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति खुद आए थे, रूस के प्रधानमंत्री आए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पहुंच गई थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही देश के अंदर विकास हुआ है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो केवल उनको रिसीव करने के लिए आए। अच्छा, एक और बात सोचिए आप, भारतवर्ष का कितना और मोदी जी का कितना मान किया, जिसका मैं विरोध करता हूं, चाहे कुछ हो, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी वहां कह रहे हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं और शांति होनी चाहिए और समझौता होना चाहिए,
और उसी दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा हमला किया है कि निरीह बच्चे और हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड लोग मरे हैं उसके अंदर। अच्छा, आप कहते हैं कि साहब मेरी बात यूक्रेन भी मानता है, फिलिपीन भी मानता है, चीन भी मानता है, रूस भी मानता है। अरे आपके वहां रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा आक्रमण किया जो मानवतावाद में बहुत बड़ा आक्रमण है। तो इस प्रकार से देश का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना होता, इंदिरा जी का जमाना होता, इंदिरा जी वापस लौट आती, कहती कि मैं बात कर रही हूं शांति की, मैं बात कर रही हूं समझौते की, और तुम जो है आक्रमण कर रहे हो। अरे इसका माने तुम्हारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हारी बात ना मैती सुनते हैं, ना कुकी सुनते हैं, ना वो बाबा जो ढोंगी बाबा हैं जो लाखों लोग इकट्ठे कर लेते हैं और उनको मौत के दरवाजे में भेज देते हैं, ना तुम्हारे जो एनटीए वाले हैं जो नीट के एग्जाम कराते हैं। इसका माने तुम्हारा किसी चीज पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अरे तुम वहां बैठे हो, शांति की बात कर रहे हो, और वो अशांति पूरे विश्व के अंदर पैदा कर रहा है, जिसको पूरा विश्व बाइकआउट कर रहा है, तुम उससे जाके गले मिल रहे हो। बिल्कुल सर, और आपसे एक सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने कि सर क्या ये सच नहीं है कि जिस देश का 72% इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और सरकार जानबूझकर किसानों के साथ अन्याय करके देश का जो भट्टा है वो बैठाने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं अर्थशास्त्री हूं, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है और पढ़ाया है। ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भाई आप खुद सोचिए, अगर आपकी आमदनी 10 करोड़ रुपए रोज हो, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी। अगर आपकी 50 करोड़ की आमदनी हो जाएगी, आप कोई नई चीज खरीदेंगी क्या? भाई आपके पास सब कुछ है, आप नहीं खरीदेंगी, आप कंज्यूम नहीं करेंगी, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर हिंदुस्तान की हर व्यक्ति को 15,000 रुपए महीने मिल जाएं, अरे उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाएगा, वो दूध पिलाएंगे, मेल न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, 100 इंडेक्स में हम बेटर हो जाएंगे, कंजम्पशन करेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये लोग वो मॉडल लेके चल रहे हैं जो अमेरिका और रूस का मॉडल है। अरे अमेरिका रूस में पॉपुलेशन नहीं है भाई। अगर किसानों को, अच्छा ये भी कहते हैं साहब किसानों को दे देंगे तो इतने लाख करोड़ का, उतने लाख करोड़ का, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है। भाई अन्नदाता क्या कह रहा है? अन्नदाता ये कह रहा है कि भाई आप जो हमसे अनाज खरीदते हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगलाइज कर दीजिए। भाई आज ऐसा तो नहीं गेहूं 0 पैसे में खरीदा जा रहा है। भाई अगर मान लीजिए 2,000 रुपए में खरीदा जा रहा है और उसकी एमएसपी 3,000 रुपए कर दी जाएगी, तो 1/3 का अंतर पड़ेगा ना। टोटल अंतर करीब करीब 2.5-3 लाख करोड़ का केवल पर ईयर पड़ने वाला है। लेकिन उस 2.5-3 लाख करोड़ के बर्डन की वजह से इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी जो आज 7% पे है 14% की हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाएगा। भाई जब किसान को पैसा मिलेगा वो मजदूर को पैसा देगा, जब मजदूर को पैसा मिलेगा वो जो है अपना झोपड़ी को तोड़ के वहां पे पक्का मकान बनाएगा, टॉयलेट बनाएगा, किचन बनाएगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, पूरी प्रोस्पेरिटी आएगी। लेकिन ये जो मॉडल लेके ये चले जाते हैं, अपना विदेश चले जाते हैं, वहां जाके अपना सुन लेते हैं, और वहां की पॉपुलेशन, अरे चाइना ऐसा करता है क्या? उनकी पॉपुलेशन हमारी जैसी पॉपुलेशन है, और वहां पे अग्निवीर, क्योंकि वहां सब पॉपुलेशन कम है तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वही हिंदुस्तान में ठोक दी लाके अपने। अरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी को दूर कर दीजिए। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरियां भर दें, अपने आप अचानक प्रोस्पेरिटी देश के अंदर आ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट करने लगेगी। लेकिन इन लोगों का मुश्किल यह है ना कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को भैया मैं नहीं पढ़ा सकता। सर एक तरफ किसानों की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उनका बयान तो आपने सुना ही होगा, कल से बहुत ज्यादा वायरल है। वो कह रहे हैं कि दाल की कीमतों को लेकर उन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी दाल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से कम है ही जो ज्यादा नहीं, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो लोग उनसे अब ये पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए कम से कम हम भी जाकर ले ले 100 रुपए किलो जहां भी दाल हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 200 पार हो चुकी है दाल। एक बार उनका बयान सुनवाना चाहूंगी, इसमें वो खुद ही हंस पड़े हैं। दे रहे हैं 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है।
तो ये सर जैसे ही वो बोलते हैं वहां सामने जो मीडिया कर्मी बैठे रहते हैं वो भी चीखने लगते हैं कि हमारे यहाँ तो 200 रुपए से कम नहीं है, कहाँ मिलती है 100 रुपए से कम, हमें दिलवा दीजिए। और फिर वो खुद भी हंसने लगते हैं। और इस तरह का बचकाना बयान, आपको लगता है कि कृषि मंत्री होकर क्या वो कभी, उनको दाल की कीमतों का पता ही नहीं कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? अरे उन्हें विधायकों की कीमत का पता है, उन्हें विपक्षी दलों के विधायकों की कीमत, उनसे सोने के दाम पूछ लीजिए, एग्जैक्ट बता देंगे। हीरे के दाम पूछ लीजिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी के दाम पूछ लीजिए उनसे, बड़ी बड़ी जो 50-60 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं उनके दाम पूछ लीजिए, उन्हें पता। अभी बता दीजिए, इनसे पूछ लीजिए शाही साहब से, महाराष्ट्र के अंदर विधायक की क्या कीमत चल रही है, आसाम के अंदर क्या चल रही है, उन्हें वो पता है। अरे दाल की कीमत तो हम मध्यम वर्गीय लोगों को पता है, हमको पता है आज की तारीख में जीवन को बिताना किस प्रकार से मुश्किल हो रहा है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। ऐसे नोट निकलेंगे कि आप घर बार बेचना पड़ेगा आपको, हर चीज प्राइवेटाइज। आप चले जाइए एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन, आप 20 लाख रुपए का खर्चा, एजुकेशनल लोन ले लीजिए, पता चला इंटरेस्ट उसका जो है 15,000 रुपए महीने का होगा और तनख्वाह मिलेगी 15,000 रुपए महीना। आप सोचिए 20 लाख रुपए का अगर आप एजुकेशनल लोन ले लेंगे 8% के हिसाब से कितना हुआ, 1,60,000 रुपए साल इंटरेस्ट हुआ। 1,60,000 का मतलब 12-13,000 रुपए महीना कम से कम इंटरेस्ट हुआ, और उतने की तनख्वाह मिलेगी, उतने की नौकरी मिलेगी। तो भैया एजुकेशनल लोन लेके उसको रिपे कैसे करोगे, फिर शादी कैसे करोगे, मकान कैसे लोगे, फ्लैट कैसे लोगे, ऑफिस तक कैसे जाओगे, कल लाला नौकरी से निकाल बाहर करेगा अडानी। तो इन लोगों को असल में मुश्किल क्या है कि आज की तारीख में इनको देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। इस मामले में निधि, पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है, राहुल गांधी को देख रहा है। राहुल गांधी के साथ एक बड़ी मजेदार स्थिति पैदा हुई, शायद आपने देखी हो। जब वो जा रहे थे कहीं मिलने के लिए तो एक 6-7 साल की बच्ची आई, उसने राहुल गांधी से कहा अंकल लूडो खेलोगे। इसका मतलब यह है कि बच्चे भी ये समझते हैं कि ये आदमी है जो हमारे मनोभाव को समझता है, ये हमारे आंसू पहुंचता है, ही इज ए फ्रेंड, ही इज ए ब्रदर। और राहुल गांधी लूडो खेले उसके साथ। भाई आज के तारीख में अगर कोई हिंदुस्तान को बांधने वाला कोई नेता पैदा हुआ है, जो वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा हुआ है, तो वास्तविकता में राहुल गांधी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और हैट्स ऑफ टू हिम। मैं एंटी कांग्रेसी बचपन से रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट रहा हूं, लेकिन समाजवादी रहा हूं, डॉक्टर लोहिया का समर्थक रहा हूं, लेकिन आज के तारीख में राहुल गांधी ने धर्म और जाति की सारी सीमाओं को तोड़कर जिस प्रकार से हिंदुस्तान को बांधने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और एक और अहम आदेश जो है वो आया है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि भाजपा आज में जैसे जांच एजेंसियों की मनमानी किसी से छुपी तो नहीं है, किस तरह से जांच एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जाती है। ऐसे में अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीबीआई द्वारा जो जांच के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया भी अपना लिया है। और ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका में एक वाद दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा सीबीआई जांच की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद एजेंसी वहां पर जांच कर रही है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विचार करने की बात कही है। तो ये जो है ये मामला भी अब केंद्र सरकार के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति को भी खारिज कर दिया है। नहीं देखिए, अभी तो इनको हर तरफ से झटके लगने हैं, कोर्ट की तरफ से झटके लगने हैं, इनके सहयोगी तरफ से झटके लगने हैं, आरएसएस की तरफ से लगने हैं, विपक्षी दलों की तरफ से लगने हैं। अभी तो आप देखिए, तेल की धार देखिए, आगे आगे इनकी स्थिति क्या होने वाली है। अरे बताइए, आप खुद सोचिए, घर का मुखिया, घर का पिता, घर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हो। आसाम के अंदर 24 लाख लोग जो है बाढ़ पीड़ित, तो उनके घर डूब जाएं। मणिपुर के अंदर लोग जो है रेफ्यूजी होम्स में रह रहे हो। नीट की परीक्षा का, हाथरस का मामला पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिर आप देखिए एक हफ्ते के अंदर कितने आतंकवादी घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर में हो गई हैं कि 370 आएगा, सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी कर दी, सब खत्म हो जाएगा। फेंकने फांकने के अलावा कोई काम नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर इतनी समस्याएं हैं। अरे भैया, यहाँ घर के मुखिया को इस समय यहां होना चाहिए। अब मैं घर का पिता हूं, मैं घर का मुखिया हूं, और मान लीजिए घर में कोई समस्या है और मैं अपना गुलमर्ग घूमने निकल जाऊं,
तो लोग कहेंगे यार काहे के पिता हो यार, काहे के मुखिया, तुम गुलबर्ग और सोनमर्ग घूम रहे हो, यहाँ घर में समस्याएं। तो घर की समस्या तो देख रहा है लीडर ऑपोजिशन, और महाराज जाके ऑस्ट्रिया में आनंद ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और एक और मामला है, मैं आपके प्रकाश में लाना चाहूंगी। जैसे कि आज आप जानते हैं कि 7 राज्यों के उपचुनाव हैं, 13 सीटों पर वोटिंग अभी जारी है, हो रहे हैं चुनाव। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटों पर है, वहां पर हिंसा की काफी खबरें आ रही है। और वहां पर तो एक अभी मैंने कुछ देर पहले ही वीडियो देखा था कि एक विशेष समुदाय के ऊपर हमला भी कर दिया गया है, वो वोट देने गया था। तो यहाँ पर भी बीजेपी का खेल जारी, उपचुनाव में भी इस तरह से हिंसा से जीतने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो देश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, राष्ट्र हित में, देश हित में। देखिए, देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर देश रहेगा, ये बड़ा वृक्ष रहेगा, हम लोग प्यार मोहब्बत से अपना जीवन जिएंगे। मेरा तो चलिए बुढ़ापा आ गया, लेकिन जवान नौजवानों को ये सोचना चाहिए, अगली पीढ़ी को ये सोचना चाहिए, ये जो घृणा है ये देश को खत्म कर देगी। हमें देश के लिए, हमारे लिए सबसे सर्वोच्च चीज है हमारा देश, भारतवर्ष। अब आप सोचिए, अभी जो राष्ट्रपति महोदय ने एक महिला को अभी वो सम्मानित किया है क्योंकि उसके पति की शहादत हुई थी। अब आप सोचिए, ये जरा थोड़ा अंतर देखिएगा। उस शहीद की मां ने राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी ने बुलाया, उन्हें मिले, और उस महिला ने राहुल गांधी की बिल्कुल कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं अग्निवीर के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेना के अंदर 2 प्रकार के लोग नहीं होने चाहिए, ये देश का नुकसान कर रहे हैं। जो आपका कांड हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया के भाई को बिना राहुल गांधी ने किसी को बताए हुए पायलट बना दिया। अरे ये होता है, हमारे देश की सनातन परंपरा है, दान भी करो तो पता न चले दाएं हाथ को कि बाएं हाथ ने दान किया, या बाएं हाथ को पता चले कि दाएं हाथ ने दान किया। ये होती है परंपरा। एक साहब हैं वो केवल फेंकते रहते हैं। बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं आप। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिस तरह से बीजेपी के अंदर बगावत हो रही है, और अब अंदर से भी लोग बोलने लगे हैं, इस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा जो किसानों को लेकर आदेश आया है, उपचुनाव का आदेश है, और तमाम तरह की जो चीजें उस पर हमने चर्चा की। कैसे लगी आपको चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।